तैयार हो जाइए बाजार के एक्शन पैक दिन के लिए, जहां मजबूत शुरुआत के आसार दुनिया भर के बाजारों से आते हुए दिखे। कल के विपरीत आज है संकेत काफी बेहतर, लेकिन क्या आज फिर से मजबूत खुलने के बाद बाजार टिक पाएंगे, करेक्ट होंगे, लेवल क्या होंगे, रेंज क्या रहेगी, ट्रेड कैसे करना है, इन सब बातों का लेते हैं जवाब। तैयार है आपके लिए शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे कि आज के बाजार में किस तरह से बनाए रणनीति, नतीजों का भी रिएक्शन आने वाला है। और सर, आज एक और आईपीओ खुल रहा है, उस पर भी आपकी राय जाननी है। तो बताएं सर, आज के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स कौन से हैं? देखिए दीप, ट्रिगर्स अगर आप देखें तो दुनिया भर के बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों से संकेत काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे, जहां आशंका ये थी कि एक कमजोरी भरा सेशन अमेरिका में दिखेगा, उसके मुकाबले में अमेरिकी बाजारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और लाइफ टाइम हाई बनाते हुए फिर से एक बार नजर आए डाउ, नेस्डेक और S&P 500। तो अच्छे संकेत अमेरिका से। टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक और L&T यहाँ पर नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद। आमतौर पर नतीजे कमजोरी की तरफ ज्यादा दिख रहे हैं, तो रिजल्ट्स के लिहाज से कोई पॉजिटिव सरप्राइज है नहीं। डॉक्टर रेड्डीज और इंडसइंड बैंक आज निफ्टी की 2 कंपनियां और वायदा कारोबार की 5 से 6 कंपनियां हैं जिनके आज नतीजे आने वाले हैं। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का आईपीओ आज से खुलने जा रहा है, थोड़ी देर में करेंगे उसका विश्लेषण भी। तो ये है अब तक के आज के सबसे बड़े ट्रिगर्स जिन पर हमारी रहेगी नजर। जी दी। बिल्कुल सर, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं आज के बाजार के लिए भी। आईपीओ मार्केट्स में भी दमदार एक्शन बना ही हुआ है। तो आइए सर, फिर आज का पहले एक बार सेटअप समझते हैं और उससे पहले जरा ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल बताएं सर। क्योंकि जो कल दिख रहा था क्लोजिंग के समय, यूएस कमजोरी दिखा रहा था, यूरोप कमजोर था और हमने देखा एशिया में तो भारी गिरावट थी। उसके विपरीत यूएस में एक्शन दिखा और लगातार दूसरे दिन नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे हैं। क्या बाजार यहां से कॉन्फिडेंस लेते हुए दिखेंगे सर? दीप देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अमेरिकी बाजारों में तेजी का ट्रेंड है। और कल आपको याद होगा, कल हम इसीलिए कह रहे थे कि देखिए इस बात का क्लियर अंदाजा नहीं लग पा रहा कि 125-150 पॉइंट जो डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, क्या अमेरिका में वैसा सेशन होगा ही। संभावनाएं कम थी और इसलिए कल हम न्यूट्रल होकर जाने के लिए कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा क्लियर कट विजन नहीं बन पा रहा है कि अमेरिकी बाजार कैसे रहेंगे। और आप देखिए अमेरिका में तेजी बढ़िया हुई है, जितनी तेजी हुई है, लेकिन उसके सामने फिर डाउ फ्यूचर्स थोड़े से सुस्त होते हुए दिख रहे हैं और SGX निफ्टी भी हल्की सुस्ती के साथ, हल्की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ग्लोबल संकेत मिले जुले, लेकिन अमेरिकी बाजार एक संकेत बार बार दे रहे हैं और वो संकेत हमें पढ़ना चाहिए। पहली चीज तो एक चीज बताऊं, कल अमेरिकी बाजारों में जहां क्लोजिंग हुई है ना 35,100 के ऊपर की, डाउ की ये क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है दीप। पहले 35,100 के आसपास 6 बार डाउन अटेम्प्ट किया, लेकिन 35,100 को पार नहीं कर पाया। वहां पर आता है, रुक जाता है, फिर करेक्ट होता है। 7वें प्रयास में इस बार कल डाउ 35,100 को पार निकलकर न सिर्फ निकला बल्कि टिका भी, रुका भी, बंद हुआ भी। तो कल अमेरिकी बाजारों ने इस लिहाज से 6 अटेम्प्ट लगाने के बाद 7वें अटेम्प्ट में एक ब्रेकआउट देने के संकेत दिए डाउ पर। नेस्डेक और S&P तो पहले से मजबूत थे, लगातार हाईज बना ही रहे थे। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात अमेरिका में ये कि तीनों ही इंडेक्स हाई बना रहे हैं। ये अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम बार बार 16,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, 16,000 को पार नहीं कर पा रहे हैं और लगातार 3, 4, 5 बार हमने 15,875, 15,925 की रेंज में क्लोजिंग दी और उसको पार नहीं कर पाए। ठीक वैसे हाल है, हम 7-8 बार 15,900 के ऊपर ट्राई कर चुके हैं और 16,000 को पार नहीं कर पा रहे हैं। डाउ का भी वैसा ही हाल था, लेकिन डाउ ने एक बहुत बढ़िया एक्शन कल दिखाया और 35,100 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अगर आज एक दिन और अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हो जाते हैं, हरे निशान में हल्के ही सही बंद हो जाए, तो ये आपके लिए ब्रेकआउट वहां पर कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के संकेत आप देखें तो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और जिस तरह का मूड माहौल कल क्लोजिंग के वक्त था, अच्छा हुआ भारतीय बाजार कल ज्यादा गिरे नहीं, हल्की फुल्की गिरावट से हम बच गए। तो यानी कि अमेरिका में इतना खराब सेशन होगा शायद इसका अंदाजा कम रहा होगा भारतीय बाजारों को डाउ फ्यूचर्स देखने के बावजूद। तो मेरा ये मानना है ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। हल्के फुल्के जो भी करेक्शन आपने अमेरिकी बाजारों में पिछले हफ्ते भी देखे, उसके बाद लगातार खरीदारी आती है, लगातार लाइफ हाई बना रहे हैं। तो फिलहाल तो संकेत कहीं कोई दिक्कत वाले है नहीं। कच्चा तेल स्टेबल हो चुका है 75 के आसपास, बॉन्ड यील्ड 1.30 के नीचे है, वो स्टेबल है। तो ऐसा कोई भी संकेत नहीं जिससे आपको डर लगे। थोड़ी बहुत चीन और हांगकांग की अपनी समस्याएं वो निपटे, दुनिया भर के बाजारों को परेशान न करें और हमें होना भी नहीं है। तो सिंपल सी चीजें दीप, ग्लोबल संकेत कल 3:30 बजे के मुकाबले में सुबह 8 बजे इससे बेहतर की आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो अच्छे संकेत है, कोई दिक्कत की बात नहीं जी।
बिल्कुल सर, तो अच्छे संकेत है, कोई दिक्कतों की बात नहीं है और आज का सेटअप भी ज्यादातर देखें तो बढ़िया ही दिख रहा है सर। हमारे बाजार ये जो कंजेशन जोन में है, यहाँ से निकलने के आसार आपको दिखा रहे हैं सर? आज सुबह की भी कमेंट्री आपकी सुन रहा था, आप कह रहे थे बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट की मूव दिखा सकता है किसी भी डायरेक्शन में। कंजेशन जोन में बने रहेंगे या फिर इवेंचुअली निकलने की तैयारी दिख रही है सर? 500 पॉइंट की मूव आने के बावजूद कंजेशन जोन में रहेंगे, क्योंकि 34,500 के आसपास लगातार खरीदारी और 35,500 के आसपास लगातार बिकवाली है। देखिए, जब इस पूरे रनअप में हम मतलब भागे भी ना दीप तो 36,000 पार नहीं कर पाए, वही 35,500 35,800 की रेंज में भरपूर जितनी चाहिए सप्लाई है, और 34,500 के आसपास इसके नीचे आते ही तुरंत खरीदारी आ जाती है और बीचों बीच 35,000 पर आप अटके पड़े हैं। तो 500 पॉइंट के मूव के बावजूद भी आपके लिए बाहर निकलना नहीं हो पाया। ठीक उसी तरह से 15,825 पर बंद हुए हैं। 150-200 पॉइंट आप मूव कर लें तो फिर भी 16,000 पार नहीं हो पाएगा, और 150-200 पॉइंट नीचे चले भी जाएं तो भी आपको 15,600 के नीचे ज्यादा टिकेंगे नहीं। सो मुझे नहीं लगता कि रेंज से बाहर निकलने की बाजारों को जल्दबाजी है। होता क्या है, रेंज से बाहर निकलने के लिए दो चीज चाहिए। पहला तो यह कि आप रेंज के किसी एक सिरे पर बिल्कुल वहीं पर जाकर बंदो। मसलन आपको 16,000 पार करना है तो आप 15,900 925 के आसपास कम से कम जाकर बंदो, या 15,950 75 के आसपास जाकर बंदो, और फिर दूसरे दिन गैप से खुले और सीधा उस लेवल को पार कर लें, और पार करके टिक जाएं तो फिर सबको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई पार हो गया। अब जो शॉर्ट है शॉर्ट काटो, और जो इंतजार कर रहे थे कि ये पार होने के बाद खरीदारी करूंगा, अब खरीदारी कीजिए। ठीक उसी तरह से रेंज के निचले सिरे पर आप तभी तोड़ पाते हैं जब सिरे के बिल्कुल नजदीक बंद हो। मसलन कि आप 15,600 625 के आसपास बंद हो और फिर अचानक से नेक्स्ट डे और खराब संकेत सीधा गैप से नीचे खुले। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब भी आप सिरे पर किसी एक और पहुंचते हैं, अगले दिन के संकेत आपको रिवर्स मिलते हैं। 15,900 925 पर बंद होंगे तो अगले दिन संकेत आपको ऐसे मिलेंगे कि आप और ऊपर जा नहीं पाते। 15,700 के नीचे 15,600 625 के आसपास बंद होते हैं तो अगले दिन संकेत ऐसे मिलते हैं कि आप और नीचे जा नहीं पाते हैं। तो अभी भी मेरा यह मानना है कि जब तक रेंज के ऊपरी सिरे पर बंद ना हो या निचले सिरे पर बंद ना हो, तब तक आप रेंज बाउंड हैं और रेंज बाउंड रहेंगे। और कल भी इसलिए दीप हम बात कर रहे थे 15,900 के आसपास जब निफ्टी आया तो मैंने कहा ये प्रॉफिट बुक करने का वक्त है। कल सुबह हम बड़ा स्ट्रांगली बोल रहे थे एसजीएक्स निफ्टी को 100-125 पॉइंट नीचे देखने के बावजूद कि कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आज भी वही है, ऊपर में 15,900 के नजदीक आने के बाद से बेचने का, प्रॉफिट बुक करने का मन बनाएंगे, नीचे आने दीजिए, खरीदारी करने का मन बनाएंगे। तो रेंज बाउंड ट्रेड को ही ट्रेड करना है। अभी भी कहीं कोई बदलाव के संकेत मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, एक ही चीज है जो मुझे नहीं पता, जो मैं बता दूं, वो ये कि मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में अचानक ग्लोबल संकेत कुछ बहुत अच्छे या खराब हो जाए, चूंकि अमेरिका में फेड की मीटिंग भी है, कुछ बड़ा हो भी सकता है, कोई कह नहीं सकते। अब कभी कभी तो रेंज से बाहर निकलना ही है, किसी न किसी तरफ तो निकलना है। अगर होना है तो ये हफ्ता बेस्ट है, ये एक्सपायरी बेस्ट है कि अगले 2-3 दिनों में आप ये काम कर जाएं किसी एक रेंज से, किसी रेंज से बाहर निकलने का। देखते होता है या नहीं, बट होना है तो मूव आने की तैयारी इसी हफ्ते हो सकती है। जी दी बिल्कुल सर, तो देखते हैं क्या एक्सपायरी की वजह से मूव आती है, एक्सपायरी के बाद मूव आती है, बट बाजार जोन से निकलने की कोशिश कब करेंगे इस पर हमारी नजर है। आइए सर फिर आज का सेटअप समझते हैं। थोड़ी देर में ग्लेनमार्क लाइफ की आईपीओ पर आपसे भी राय जानेंगे, पर आज के सेटअप को पहले समझाएं सर। दीप देखिए, सेटअप के लिहाज से देखेंगे तो ग्लोबल संकेत मैंने तो पॉजिटिव ही रखे हैं भाई, मुझे तो ठीक लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एफआईज के संकेत फिर से नेगेटिव साइड पर आए हैं, डीआईज के संकेत आपके लिए पॉजिटिव साइड पर हैं, और साथ ही वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिख रहे हैं मुझे, और सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव और बाकी 5 पॉजिटिव है, ये मेरे लिए संकेतों के लिहाज से तो कल के मुकाबले में सिचुएशन काफी बेहतर है। कल 3 न्यूट्रल 3 पॉजिटिविटी है, आज 1 नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। अब आइए निफ्टी के लिए बड़े सपोर्ट रेंज आपको बता दूं, 15,750 15,800 आज दिन के लिए निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा ये लेवल, और आसानी से यही टूटने वाला है नहीं। अब आइए इसके नीचे 15,650 15,725, इस सपोर्ट जोन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक्सपायरी का हफ्ता है तो आपके हाथ में होना जरूर चाहिए। ऊपर की तरफ 15,890 15,925 ये हल्की रुकावट का लेवल है, यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। इसको पार करके टिके तो 15,950 16,025 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, यहां पर बिकवाली भी करनी है, प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, बेचकर निकल भी जाना है। बैंक निफ्टी 34,550 34,675 दिन के लिए एक छोटा सपोर्ट जोन है, ये भी आसानी से नहीं टूटेगा। इसके नीचे 34,350 34,425
स्ट्रॉन्ग बाय जोन है जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों करनी है। आने की संभावना कम है कि जल्दी वहां पहुंचेंगे। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 35,125, 35,250 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है और इसको पार करने के बाद 35,350, 35,425 की रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बनेगी। जी दीप, तो ये है आपके लिए बड़े जोन जिस पर आपको रखनी है नजर। बिल्कुल सर, ये तो रहे आपके लिए बड़े जोन और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग हम लगातार देखते भी हैं, पर दिन की ट्रेडिंग रेंज समझाएं सर, आपकी कहां पर नजर है उसके लिए? दिन की ट्रेडिंग रेंज के लिए आज से दीप 15,790, 15,890 निफ्टी की ये दिन की छोटी ट्रेडिंग रेंज, 15,750, 15,925 दिन की मीडियम रेंज और 15,675 से 15,975 दिन की बड़ी रेंज। ज्यादा बदलाव नहीं है, कल और आज की रेंज में हल्का सा बदलाव है। वो भी इस वजह से दीप की आपको बताइए कि थोड़ा सा हम नीचे बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी पर यहां पर रेंज ऑलमोस्ट सेम है, 34,675, 35,200 दिन की छोटी रेंज, 34,550, 35,350 दिन की मीडियम रेंज है और 34,425, 35,425 या 1000 पॉइंट की रेंज बड़ी रेंज के तौर पर आपको ध्यान में रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। अब आइए इंडेक्स में एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 1% बढ़ी है, 60%, ठीक है, कंफर्टेबल है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो एक्सपायरी के ठीक 2 दिन पहले 1.1 पर, यह निश्चित तौर पर ओवरसोल्ड के नजदीक है। एकदम ओवरसोल्ड है वैसा तो नहीं बोल सकता, उसके लिए 1 के नीचे चाहिए, लेकिन यह मतलब इसमें कोई डाउट नहीं कि सेलर्स ने जरूरत से ज्यादा पोजीशन बना रखी है। एक्सपायरी के हफ्ते में, मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में, एक्सपायरी के 2 दिन पहले आपके इतने शॉर्ट होने नहीं चाहिए, स्पेशली तब जबकि मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास है और ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, तो शॉर्ट्स थोड़े ज्यादा हैं कंपेरेटिवली, ओवरसोल्ड के करीब है। ओवरसोल्ड नहीं है, ओवरसोल्ड होता तो मैं पक्का कहता कि ओवरसोल्ड है, 100% शॉर्ट कवरिंग आएगी और आती भी है, इसमें भी आएगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगी। इस ओवरसोल्ड लेवल से एक चीज समझ, जब ओवरसोल्ड होते हैं तो 100% शॉर्ट कवरिंग आती है और ओवरसोल्ड के करीब होते हैं। देखिए शब्दों का फर्क है और इन शब्दों के साथ ही आपको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। मार्केट ओवरसोल्ड है, इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार में शॉर्ट कवरिंग आएगी ही आएगी। अब वो कभी गैप से खुल जाए, कभी नीचे खुलने के बाद शॉर्ट कवरिंग करेंगे पक्का। ओवरसोल्ड के करीब है, इसका मतलब क्या? ओवरसोल्ड के करीब होने का मतलब यह कि जैसे ही बाजार अगर अपने पहले सपोर्ट लेवल पर आएंगे, हल्का भी करेक्शन देंगे तो वहां से खरीदारी पक्की आएगी। तो ओवरसोल्ड के नजदीक होने पर पहले सपोर्ट लेवल से खरीदारी आती है और ओवरसोल्ड अगर बाजार हो चुका है तो हो सकता है आपको गैप भी मिल जाए और तुरंत ही शॉर्ट कवरिंग आ जाए। तो हम ओवरसोल्ड के करीब हैं और ऐसे में पहले सपोर्ट लेवल के आसपास से अगर बाजार आता है तो वहीं से आपको खरीदारी बनती हुई दिखेगी। ये आपके लिए निफ्टी पर ये पुट कॉल रेशियो की लिहाज से ये संकेत है। विक्स 6% बढ़कर आया, फिर भी कोई खास चिंता की बात नहीं। तो ये सारे लेवल्स हैं और रेंज है जिस पर दीप आपको रखनी है नजर। जी बिल्कुल सर, तो थोड़े ओवरसोल्ड बाजार हैं और पहले सपोर्ट से आपको रिवर्सल भी दिखा सकते हैं। पर मौजूदा पोजीशंस के बारे में बताएं सर, क्या करना चाहिए एग्जिस्टिंग पोजीशन वालों को आज? 15,725 स्टॉप लॉस रखे दिन के लिए और 15,625 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखे, इसे होल्ड करें। अगर आप बैंक निफ्टी पर लॉन्ग है तो आपका स्टॉप लॉस 35,650 के आसपास आता है, सॉरी 34,650 के आसपास आता है दिन के लिए और 34,400 के लिए। दोनों स्टॉप लॉस थोड़े दूर के, मैं जानता हूं दूर के हैं, लेकिन अफसोस मेरे पास में और कोई इसके अलावा कोई स्टॉप लॉस इतना इजीली कंफर्टेबल है नहीं जो मैं आपको दूं। बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस यही निकल कर आ रहा है, 34,650 दूर है और 34,400 क्लोजिंग बेसिस पर काफी दूर है, 500 550 पॉइंट का, लेकिन रेंज में फंसे हुए बाजार है। अगर मैं आपको छोटा स्टॉप लॉस दूंगा ट्रिगर हो जाएगा और बाद में आपके लेवल्स आएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। और अब अगर स्टॉप लॉस आपको डीप लगते हैं तो फिर ऑप्शन के जरिए आप अपनी पोजीशन को हेज करके चलें, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो 16,000 आपके लिए स्टॉप लॉस है इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 15,925 का भी रख सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 15,925 का जरूर रखना चाहिए। लाइफ टाइम हाई के ऊपर अगर आप बंद होते हैं तो फिर निकल जाइए, क्योंकि अब तक मेरे ख्याल से 15 जुलाई को आपको 15,924 की क्लोजिंग मिली है, वो सबसे बेस्ट हाईएस्ट है अब तक की। उसके ऊपर अगर बाजार बंद होते हैं तो फिर एग्जिट कर लेने में समझदारी है। और फिर भी जिनको थोड़ा और रुकना है
आखिरी चॉइस आपके पास स्टॉप लॉस की 16,000 16,025 की बनती है, ये ध्यान में रखें। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से आपके लिए स्टॉप लॉस हो गए जिन पर आपको फोकस करना है। अब आइए निफ्टी की, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो ये स्टॉप लॉस हो गया। बैंक निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन है तो कल का हाई पार करने पर आप स्टॉप लॉस लगा लें। क्लोजिंग बेसिस पर 35,075 का स्टॉप लॉस होता है, मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया 35,150 का। ये है आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल बैंक निफ्टी पर इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। जी दी बिल्कुल सर, तो ये तो रही आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के लिए लेवल। नजर रखें इन स्टॉप लॉसेस पर। नई पोजीशंस के लिए क्या करें सर आज फिर? खरीदे निफ्टी दो तरीका है। एक तो कल के लोस का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद सकते हैं कि 15,800 के नीचे का स्टॉप लॉस गैप से बहुत मिल गया। तो दूसरा तरीका है कि 15,725 15,800 ये अच्छा बाय जोन है, यहां पर मौका मिले तो जरूर खरीदिए। 800 पे ले लीजिए, थोड़ा 750 पे लीजिए, 725 पर और ऐड कीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदते रहिए। 625 का लगाइए स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट 15,825 15,850 दो छोटे टारगेट है। 15,890 15,915 दो मीडियम टारगेट है। 15,950 का बड़ा टारगेट जिसके लिए आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं जरूर करें, शौक से करें, पक्का करें। 15,890 से 15,950 की रेंज में ये शॉर्ट करने के लिए लेवल है। 15,890 पे शुरुआत करें, 925 पे एक करें, 950 पे और करें। 3 लॉट आप इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइन 16,000 का वो लगा ही लेना है। नीचे के जो टारगेट बनकर आएंगे 15,850 15,825 छोटे टारगेट, 800 760 मीडियम टारगेट और 725 का बड़ा टारगेट। ये है आपके लिए निफ्टी में खरीदारी करने की राय और बिकवाली करने की। अब आइए बैंक निफ्टी। खरीदना है आपको 34,425 34,675 की रेंज में। कल भी ये रेंज दी थी और देख लीजिए कल का लो एग्जैक्टली 34,670 के आसपास का है। बैंक निफ्टी का ये बड़ा खास बात है, बड़ा। और इनफैक्ट बैंक निफ्टी क्या है, निफ्टी की भी बात करेंगे, बड़ा आज्ञाकारी है। ये दोनों ही आज्ञाकारी हैं। लेवल्स वगैरह बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं, एकदम जो लेवल है वहीं पर सपोर्ट लगते हैं, जो रुकावट का लेवल है वहीं पर रुकते हैं, वहीं से घूमते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है। खरीदें 34,425 675। आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, कल मौका मिला तो इसलिए ठीक है, अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिला तो आपका क्या गया, है ना। तो आप 34,675 के आसपास से लेना शुरू करें। 550 के आसपास और लें, 425 पर और ऐड करें। 350 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ के टारगेट 34,875 975 35,075 35,125 35,200 और 35,300 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 35,200 से मन बनाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि यहीं पर आप शॉर्ट कर ही दें। थोड़ा और ऊपर का मौका मिले तो ज़्यादा बढ़िया है। 35,300 350 में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ शॉर्ट करने के लिए। 35,425 आया तो और करिए। स्टॉप लॉस 35,500 का लगाइए। टारगेट जो आपका बनकर आएगा 35,075 35,000 34,950 34,900 और बहुत हुआ तो 34,675। ये सारे वो लेवल्स और टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको बिकवाली भी करनी है। तो दीप दोनों ही ट्रेड लेने, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, खरीदारी के भी और बिकवाली के भी। जी बिल्कुल सर, रेंज बाउंड मार्केट है, दोनों तरफ के आपको मौके मिल रहे हैं और हम देख भी रहे हैं जो लेवल्स अनिल जी आपको बताते हैं लगभग बाजार उन लेवल्स को रोजाना रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। सर इंटरेस्टिंग चीज है, मिडिल ऑफ द मंथ इस सीरीज में हमने देखा था कि बैन लिस्ट बढ़कर 8-9 स्टॉक्स की हो गई थी, अब लगातार कम हो रही है। अगर आप कल का भी एक्शन देखें तो कैडिला और सन टीवी ये दोनों बैन से बाहर आए हैं। फ्रेश एंट्री हुई है सेल की, और कैनरा बैंक, नाल्को, वोडाफोन आइडिया ये बैन में बने हुए। तो आज 4 स्टॉक्स रहेंगे बैन में, सेल की हुई है फ्रेश एंट्री। अच्छा सर, डेटा बताएं आज का ओनली नेगेटिव जो आपने रखा है एफआईएस का डेटा, कितना खराब रहा ये डेटा और क्या समझे यहां से? दीप देखिए, बड़े डेटा तो हैं, लेकिन इस बड़े डेटा के पीछे दो वजह। एक, एक्सपायरी के जितना नजदीक हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहां पर डेटा की साइज थोड़ी सी बड़ी होती दिखती है। 2375 करोड़ की बिकवाली बड़ी है। हालांकि कल की स्क्रीन देखकर ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने इतना बेचा होगा, तो हो सकता है ट्रेडर्स की तरफ से ज्यादा अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है। तो ये आपके लिए 2377 करोड़ ये बिकवाली का आंकड़ा है। सामने घरेलू फंड ने अपनी ताकत के हिसाब से 1550 करोड़ का खरीदा है, ठीक है।
जो भी है वो उनकी जगह। इंडेक्स में 73 करोड़ की खाली 73 करोड़ की बिकवाली है, जिसमें दोनों ही पोजीशन कम हुई है उनकी, इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन भी और शॉर्ट पोजीशन भी है। 708 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे हैं, तो ये थोड़ी सी राहत वाली बात है। बट ओवरऑल आंकड़ा एफआईज का बिकवाली का बड़ा है। घरेलू फंड ने भी अपने हिसाब से खरीदारी करने की कोशिश की और एफआईज के आंकड़े को अगर स्टॉक फ्यूचर से हटाकर देखें तो लगभग 1500 करोड़ की बिकवाली 1600 करोड़ की उन्होंने की है, उतनी 1500-1600 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड ने की। तो एकदम बैलेंस मामला है, बराबरी का मामला है, कोई खास चिंता की बात नहीं। अब आइए एफएनओ की तरफ। पहला तो पुट कॉल रेशियो बता ही चुका हूं मैं आपको, 1:10 है, कंफर्टेबल है। मेरे को सबसे बढ़िया आराम यहीं पर लग रहा है, ये मेरे लिए पॉजिटिव संकेत है और इसीलिए ग्लोबल संकेत आज मैंने कल न्यूट्रल रखे थे, माफ कीजिएगा, एफएनओ के संकेत, आज एफएनओ के संकेत पॉजिटिव रखे। 15,800 मेक और ब्रेक लेवल है। 57 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, हाईएस्ट है, और 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। और कल भी हम आपको याद होगा 2:30 बजे यही बात कर रहे थे कि 15,800 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर आने के जैसे आते हैं वहां पर कॉल राइटर्स जो खड़े हैं, जो 15,800 का कॉल बेचकर बैठे हैं, उनको भी अपनी शॉर्ट पोजीशन काटनी है। और अब आज जिस तरह का मूड माहौल है, 15,800 ही आसानी से टूटेगा नहीं, ये मानकर चलें। तो 15,800 आपके लिए तुरंत सपोर्ट हो गया। 15,900 पर तुरंत रुकावट भी है, 57 लाख शेयर वहां पर कॉल्स में। तो अब आपके लिए इनिशियली रेंज 15,800 15,900 की बन गई। 10-15 पॉइंट इधर उधर एक अलग बात हो सकती है, बट 15,800 15,900 आपकी ट्रेडिंग रेंज है। अगर किसी एक और पार किया तो फिर 16,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 76 लाख शेयरों का वहां पर निफ्टी में वो पार करना असंभव सा नजर आता है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अब भी दीप आप देखिए 35,000 के पुट और 35,000 के कॉल पर, दोनों पर बराबर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, इसमें बदलाव ही नहीं हो रहा। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, और वो भी मंथली वाली एक्सपायरी है 35,000 के पुट और कॉल पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तगड़ा मतलब माहौल है, दंगल है दोनों ही तेजी और मंदी करने वालों को। 35,000 को होल्ड करने की कोशिश दोनों की हो रही है। कोई एक दिन थोड़ा ऊपर बंद करवाता है 35,000 से थोड़ा ऊपर, दूसरे दिन 35,000 से थोड़ा सा नीचे मंदी करने वाले बंद कराते हैं। एग्जैक्टली वही होता दिख रहा है। आप देखिए कल की क्लोजिंग 34,950 की है, परसों की क्लोजिंग 35,034 की। उन्होंने 35 पॉइंट ऊपर बंद किया, इन्होंने 50 पॉइंट नीचे बंद किया। तो 35,000 के किस एक तरफ निर्णायक रूप से निकलेगा, वो 500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी देने को तैयार है। अब वो देखते हैं, कुछ न कुछ आई थिंक बड़े मूव की संभावना तो बनती है। अब किस तरफ होगा थोड़ा सा कहना मुश्किल बन रहा है, लेकिन 35,000 के पुट पर 14 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 17 लाख शेयर हैं, दोनों ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। जिधर भी होगा, जो भी होगा, 400-500 पॉइंट का बड़ा होगा, ये डेटा आपको बता रहे हैं। इस बीच में हल्का एक थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो 34,800 35,200 ये 400 पॉइंट की रेंज है, जो थोड़ी सी मीडियम रेंज के तौर पर निकल कर आती है डेटा के लिहाज से बैंक निफ्टी पर। जी दी बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स और डेटा भी जो संकेत दे रहा है। रेंज बाउंड मार्केट है, देखते हैं आज किस तरह के डायरेक्शन बाजार चूज करते हुए दिख सकते हैं मंथली एक्सपायरी से 2 दिन पहले। पर सर आईपीओ मार्केट में तो काफी दमदार एक्शन होते हुए दिख रहा है। जोमैटो कल हमने देखा लिस्टिंग के बाद का जो हाई बनाया था उसको भी क्रॉस करा, आज खबरों में भी है। पर आज का जो नया आईपीओ खुल रहा है सर, इस पर अपनी राय दें। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, क्या करना चाहिए इस इशू में? अप्लाई किया जा सकता है दीप ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसकी वजह ये कि रीजनेबल वैल्यूशंस पर यह आ रहा है। वैल्यूशंस ऐसे हैं जो न बेहद सस्ते हैं और न ही बेहद आकर्षक। ऐसे भी नहीं है कि लिस्टिंग बहुत खराब होगी या आईपीओ प्राइस के नीचे हो जाएगी, और ऐसे भी नहीं है कि बहुत धूम धड़ाका होगा, लिस्टिंग को 25-50% 100% बढ़ जाए, वैसा भी नहीं। तो रीजनेबल लिस्टिंग, इश्यू प्राइस के आसपास की या थोड़ी सी ऊपर की लिस्टिंग है, और इसी लिहाज से मैं कह रहा हूं कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? पहली चीज, प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड और उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडरी कंपनी है, और ग्लेन सल्दाना साहब जो इस ग्रुप के चेयरमैन है, जबरदस्त परफॉर्मेंस अब तक की उनकी पिछले कई सालों की रही है, जो हम देख ही चुके हैं। उस लिहाज से प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है कारोबार का, तो दोनों ही अच्छी चीज है। इसके साथ ही एपीआई बिजनेस में कंपनी है, और ये बिजनेस जबरदस्त फलता फूलता हुआ दिख रहा है। और चीन का सारा बिजनेस जो दुनिया भर में जो चीन सप्लाई करता था, वो काफी कुछ हिंदुस्तान में आता हुआ दिख रहा है।
काफ़ी कुछ फ़ायदा हमारी यहाँ की कंपनियों को होता हुआ दिख रहा है। ग्लोबली 20 बड़ी फार्मा कंपनियां, जो उनमें से 15 फार्मा कंपनियां इस कंपनी की ऑलरेडी कस्टमर हैं, तो ग्लोबल प्रेजेंस ज़बरदस्त है। तो उस लिहाज से आगे चलते हुए भी बिजनेस आउटलुक बहुत ही बेहतरीन है, ग्रोथ काफ़ी बढ़िया अच्छी आ सकती है इस कंपनी के। एक और इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ जो मुझे नजर आई, 2015 से लेकर अब तक 38 बार इंस्पेक्शन हुए हैं इनके प्लांट पर यूएस एफडीए से लगाकर अलग अलग रेगुलेटर्स के। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज पर एक भी बार किसी तरह की वार्निंग या अलर्ट नहीं आया। ये फार्मा कंपनी के लिए एक बड़ी बात है। हम इसे समझे ना समझे, मैं क्यों कह रहा हूँ इस पर जोर देकर, क्योंकि आमतौर पर कभी भी अलर्ट आता है, बैन लगता है, इंपोर्ट बैन लगता है, तो वो स्टॉक 10, 15, 20, 25% कभी भी एक ही साथ इतना परसेंट टूट जाता है। तो वो रिस्क अगर कम हो तो कहने ही क्या, और ये रिस्क लगभग सारी फार्मा कंपनियों में रहती है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर पिछले 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें और पिछले 6 साल में अगर एक भी वार्निंग या अलर्ट यूएस एफडीए और बाकी रेगुलेटर्स की तरफ से नहीं आया, तो ये कंपनी की मजबूती दिखाता है अपने सिस्टम और प्रोसेस को लेकर। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मुझे कंपनी में काफी पसंद है। नेगेटिव क्या है? एक चीज नेगेटिव ये है कि कंपनी का 40% बिजनेस जो है ग्लेनमार्क फार्मा से आता है। जाहिर सी बात है, विद इन ग्रुप बिजनेस है, जो आमतौर पर हम थोड़ा बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन जाहिर सी बात है ग्लेनमार्क फार्मा ने कंपनी खरीदी इसलिए ताकि वो जो इतना बिजनेस बाहर देते थे वो अपनी ग्रुप कंपनी को दे पाए, इसी वजह से इन्होंने जो टेक ओवर किया था। 40% इनकी रॉ मटेरियल इन्हें इंपोर्ट करनी पड़ती है चीन से। ये थोड़ा सा रिस्की वाला मामला है। चीन के साथ कभी भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो कंफर्टेबल नहीं हो सकते, उनकी पॉलिसी की वजह से भी और कभी तनातनी हो जाए उस वजह से भी। तो दोनों ही तरह से थोड़ी सी वो हल्की रिस्क रहती है। 82% होल्डिंग मेरे ख्याल से प्रोमोटर्स की रह जाएगी इस आईपीओ के बाद में। 7-8% और इन्हें आगे पीछे घटानी पड़ सकती है। तो वो एक थोड़ी सी रिस्क रहेगी कि आगे चलते हुए प्रमोटर्स अपनी थोड़ी हिस्सेदारी 2-3 साल में कभी न कभी तो कम करेंगे। वो हल्की फुल्की रिस्क है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से जो सारे संकेत हैं उन सबको देखते हुए एक रीजनेबल लिस्टिंग गेन के लिहाज से लगा सकते हैं, या बेहतर ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाएं। कंपनी क्वालिटी वाइज अच्छी है। अगर थोड़ा सस्ता दिया होता 720 रुपए के मुकाबले में तो मजा ही आ जाता, तो रेस्पॉन्स भी जबरदस्त मिलता, और हम बहुत जोर से भी कहते हैं कि बड़ा लिस्टिंग पर पैसा बनेगा, उस हिसाब से पैसा लगाइए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा है, बहुत खराब आईपीओ, वैसा भी नहीं है। उन्होंने एकदम रीजनेबली प्राइस किया कि जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है वही लगाए। शॉर्ट टर्म में मार्केट अच्छा रहा, मूड अच्छा रहा, तो आपको 15-20% की अपसाइड मिल जाए, वेल एंड गुड। नहीं मिले तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ को पोर्टफोलियो में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लगाइए लॉन्ग टर्म के व्यू से। अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट के मूड के साथ लिस्टिंग अच्छी मिल जाए, वेल एंड गुड। कम उम्मीद करें और ज़्यादा मिले तो दिक्कत क्या है। लेकिन सिर्फ लिस्टिंग पर 50%, 40% का इरादा रखने वाले, 30% का इरादा रखने वाले, वो लोग निराश हो सकते हैं। अगर आप 5-10% की लिस्टिंग गेन से भी खुश हैं तो ट्राई कर लीजिए। तो मेरा ये समझना है सही अप्रोच इस आईपीओ में पैसा लगाने की लॉन्ग टर्म के लिहाज से होनी चाहिए। पोर्टफोलियो क्वालिटी स्टॉक है और उसी लिहाज से आप पैसा भी लगाएं। क्लियर है सर। तो पोर्टफोलियो क्वालिटी का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं। शॉर्ट टर्म में अगर लिस्टिंग गेन्स उसके बाद कुछ अच्छी गेन्स मिल जाती हैं तो बढ़िया है, बट अदरवाइज अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए। तो ग्लेनमार्क लाइफ, इसका खुल रहा है आज से आईपीओ, नजर रखेंगे इस काउंटर पर। और रोलेक्स रिंग्स, इसका भी आईपीओ इस हफ्ते खुलने वाला है और मैनेजमेंट से आज हम चर्चा भी करेंगे इनके इशू के बारे में, कंपनी के आउटलुक के बारे में। न्यूज पर व्यू सेगमेंट में जुड़ेगी मैनेजमेंट हमारे साथ। तो एक्शन पैक्ड दिन है एक बार फिर से जहां तक आईपीओ मार्केट्स का सवाल है, पर ढेरों और स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाली हैं। वरुण, देवांशी, मानसी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। देवांशी, आपसे करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग, बताएं क्या खबरें लेकर आई हैं। बिल्कुल, आज सबसे पहले तो आपको नतीजों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आप देखिए अनूप इंजीनियरिंग इसके नतीजे आते हुए दिखेंगे, बीएलएस इंटरनेशनल इसके नतीजे हैं, दालमिया भारत, डिक्सन टेक, EIH एसोसिएटेड होटल्स, साथ ही आप देखिए KPR मिल्स, लक्स इंडस्ट्रीज, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, इन सब पर आज नजर रहेगी। सनोफी इंडिया भी अपने नतीजे पेश करने वाली है, तो इस कंपनी पर भी आप फोकस कीजिए। साथ ही आज यूएस की FOMC की 2 दिवसीय की बैठक शुरू होती हुई दिखेगी और इसी के चलते ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करेंगे। और KPL मिल आज बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे शेयर विभाजन को लेकर आज कोई फैसला आता हुआ दिखेगा। एक्स डिविडेंड पिडिलाइट और लुपिन, क्योंकि आप देखिए पिडिलाइट पर 8.5 रुपए का एडजस्टमेंट है और लुपिन पर आज 6.5 रुपए प्रति शेयर का एडजस्टमेंट आज आपको देखने मिल सकता है। स्पार्क, इसके नंबर्स थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे हैं, जो कुल आय है वो करीब 22% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार घाटे में आती हुई दिखी है। कंपनी अगर आप
क्यू बेसिस पर देखते हैं तो 54 करोड़ का लॉस है, कामकाजी लॉस, जो पिछले क्वार्टर में करीब 50 करोड़ का लॉस था। इसके साथ ही इस बार जो ओवरऑल घाटा है वो 61 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया है। कमजोर नतीजे हैं, अगर वाई बेसिस पर देखें तो जो फॉल है या गिरावट है वो काफी बड़ी इस बार आती हुई दिखी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आज आपको फोकस करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो नजर रहेगी स्पार्क नतीजों पर रिएक्शन देगा। कल सन फार्मा भी काफी एक्टिव दिखा था ट्रेड में। पर वरुण भी हमारे साथ है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे और खबरें हैं आज? देखिए, नतीजों के लिहाज से गार्डन रीच शिप बिल्डर यहाँ पे आपको नजर रखिए कि नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज भले डाउन है 12.7% के आसपास, लेकिन मार्जिन फ्रंट पे कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। 7.6% से मार्जिन बढ़ के 9.4% का है और मुनाफा जो है उसमें 16.7% का बढ़ोतरी हुई है। 50 करोड़ से बढ़ के 58 करोड़ पे आया है। तो ऑपरेशनल फ्रंट पे नतीजे जो है वो अच्छे हैं। जीएसके फार्मा यहाँ नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज करीब 22% बढ़े हैं। मार्जिन 17.6% से बढ़ के 19.2% के आसपास आए हैं और मुनाफा करीब 9.3% के आसपास बढ़ा है। 121 करोड़ पे आया है। नंबर जो है कंपनी के अच्छे हैं। साथ ही साथ कंपनी ने ट्रेडमार्क जो आयोडेक्स और एक ब्रांड है उसके ट्रेडमार्क के ट्रांसफर को अप्रूवल दे दिया है। फूड को ओएफएस के जरिए सरकार यहाँ हिस्सा बेचने वाली है। 11.01% 1 करोड़ शेयर जो है यानी कि 5.5% इक्विटी जो है उसको बेची जाएगी। जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 45 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया है। आज नॉन रिटेल के लिए खुलने वाला है। कल जो है वो रिटेल निवेशकों के लिए ये ओएफएस खुलेगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस और इक्विटास होल्डिंग पे नजर रखें, क्योंकि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस और इक्विटास होल्डिंग में विलय को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इक्विटास होल्डिंग के शेयर धारकों को हर 100 शेयर के बदले इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के 226 शेयर मिलेंगे। वहीं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 38.7 लाख शेयर जो है उनको खुले बाजार में बेचा है, यानी करीब 2% इक्विटी जो बेची गई है। कुल हिस्सा जो है 5.99% से गिर के अब 3.99% हो चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स आज के लिए, और साथ ही जो एडजस्टमेंट हुआ है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का। कुछ और खबरें हैं मानसी के पास। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। जस्ट डायल से शुरुआत करेंगे। जस्ट डायल के शेयर धारकों के लिए रिलायंस रिटेल वेंचर का ओपन ऑफर जो है 13 से 24 सितंबर तक खुलेगा। जस्ट डायल के शेयर धारक अधिकतम 26% हिस्सा कंपनी में खरीद पाएंगे और ऑफर प्राइस जो है 1022 रुपये और 25 पैसे प्रति शेयर का तय किया गया है। वेदांता पर नजर रखें। बोर्ड ने फैकर पावर लिमिटेड में 26% हिस्सा खरीदने की मंजूरी दी है। बोर्ड ने नॉन मटेरियल सब्सिडरी स्टरलाइट पोर्ट्स और पारादीप मल्टी कार्गो बर्थ प्राइवेट लिमिटेड को सेसा गोवा को बेचने को मंजूरी दी है। तो इस डील के चलते वेदांता पर एक नजर रखनी चाहिए। श्री रेणुका शुगर 2 अगस्त को नतीजों के साथ पूंजी जुटाने को लेकर कंपनी एक बोर्ड बैठक करेगी। क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने पर इस बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा। जोमैटो पर नजर रखें। ग्रोफर्स में कंपनी करीब 3500 करोड़ का निवेश कर सकती है, खबरें आती हुई दिख रही है। दूसरे निवेशकों के साथ जस्ट डायल के साथ मिलकर ये निवेश करने की योजना और इसकी खबर आती हुई दिखी है। पहले कंपनी ने 9.3% हिस्से के लिए करीब $100 मिलियन के निवेश किए थे, जिसके चलते यहां पर जोमैटो पर एक बार नजर रखनी चाहिए। बल्क डील एक है मेरे पास। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी जनरल ने करीब 33 लाख शेयर्स जो हैं बेचे हैं 289 रुपए और 33 रुपए प्रति शेयर के दाम पर। बिल्कुल, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग एक बार फिर से आज एक्शन में आपको आते हुए दिख सकता है। जब से बैन में आया स्टॉक थोड़ा एक्शन में दिख रहा है। बैन से बाहर आए जब से स्टॉक, तब से आपको थोड़ा एक्शन में दिख ही रहा है। पर आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए एल&टी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट्स आती हुई दिखे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। लगभग सभी ने कहा कि मार्जिन परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो कमोडिटी कीमतों में बढ़त के बाद भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा। 1894 रुपये के लक्ष्य के लिए। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1785 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने 1900 रुपये का लक्ष्य दिया है। और ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं गोल्डमैन सैक्स। इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2000 रुपये के लक्ष्य के लिए। करीब 1600 रुपये के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। और लगभग काफ़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में मैं देख रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन स्पेस में पूरे सेक्टर में अगर आप देखें तो एल&टी इनकी टॉप पिक है।
एक्सिस बैंक यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। सीएलएसई की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1050 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने भी खरीदारी किराए दिया, 1000 रुपये का लक्ष्य दिया और रिपोर्ट्स में लिखा है कि मार्जिनली मिस है थोड़ा सा अगर नतीजा अगर आप देखें, लेकिन ब्रॉडली इनलाइन माने जाएंगे। सिटी देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखें 925 के लक्ष्य के लिए। मैक्वायरी ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, न्यूट्रल की रेटिंग दी है, अब 815 रुपये का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स यहाँ पर भी फोकस रखना है, यहाँ पर जो चिप शॉर्टेज है उसके चलते ब्रोकरेज हाउस ने जो है एस्टिमेट्स कट किए हैं। यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 350 से घटाकर 320 कर दिया यूबीएस ने। वहीं जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे 435 रुपये के लक्ष्य के लिए। मान रहे कि सीक्वेंशियली अगर आप देखें तो चिप शॉर्टेज है, इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। डीएलएफ यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 370 रुपये के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि चुनौतीपूर्ण समय में भी अगर आप देखें तो इनके जो आंकड़े आए काफ़ी उत्साहजनक देखने को मिले। जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखें 358 के लक्ष्य के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 1930 रुपये के लक्ष्य के लिए। एसबीआई लाइफ पर सीएलएसई की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1385 के लक्ष्य के लिए। इन्होंने वीएनबी मार्जिन के एस्टिमेट्स में करीब 3 से लेकर 7% की बढ़ोतरी की है। सीएलएसई की रिपोर्ट आई है, एमएनएम फाइनेंस पर कल नतीजे आए थे, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 180 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि नतीजे अगर आप देखें तो काफ़ी म्यूटेड देखने को मिले। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 240 के लक्ष्य के लिए। और इन सब रिपोर्ट्स में सबसे दमदार रिपोर्ट्स आई है आज यूबीएस की तरफ से जोमेटो पर, जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी किराए के साथ और 165 रुपये का लक्ष्य दिया इन्होंने। ये कह रहे कि फूड डिलीवरी बिजनेस में अगर आप देखें तो आगे जाकर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी और करीब 40% CAGR की रेवेन्यू ग्रोथ का ये एस्टिमेट लगाकर चल रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि वैल्यूएशन मौजूदा भाव के हिसाब से भी अगर आप देखें तो सस्ते नहीं है, लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट शानदार है। इसके चलते इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है और 165 का लक्ष्य दिया है। तो ढेरों नतीजे हैं और उस पर ब्रोकरेज का भी रिएक्शन आते हुए दिखा है। साथ ही रिसेंटली लिस्टेड जोमेटो देखिए 76 का इशू प्राइस था, 140 पर ऑलरेडी आ गया है और 165 के टारगेट आपको यूबीएस में दे रहा है। 3 दिनों लिस्टिंग के बाद शानदार एक्शन इस काउंटर पर आते हुए दिखा है। पर आइए इन सारे स्टॉक्स पर आपको क्या करना चाहिए, साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स क्या रेकमेंड कर रहे हैं, उसके लिए शुरुआत करते हैं बिगुल पिक ऑफ द डे का। हमारे साथ शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, साथ ही किरण जी हैं, सुमित जी हैं और राकेश जी और कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं सुमित जी आपके साथ। गुड मॉर्निंग। ढेरों स्टॉक्स हैं जो आपको आज एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और सबसे पहले मैं आपकी राय लेना चाहूंगा जहां तक एक्विटास और एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों का सवाल है, क्योंकि मर्जर रेशियो आ गया है आपके सामने। एक्विटास होल्डिंग के शेयर धारकों को हर 100 शेयर्स के सामने एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के 226 शेयर्स मिलने वाले हैं। एक्विटास पर तो आपने कई बार राय भी दी है, अब चार्ट्स देखकर बताएं सुमित जी क्या व्यू बन रहा है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इक्विटास के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव ही देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर तो मजबूत हो चुका है और ये 100 के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है और अच्छा खासा होल्ड कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से 5-7 दिनों से 120-125 की रेंज में चल रहा है। तो ये स्टॉक में यहाँ से अभी ऊपर का मूव बनेगा और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉक में जैसे ही ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल 130 का ब्रेक होगा 130, तो उसके बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होगा और फिर ऊपर में 140 से 150 रुपए तक के लेवल इक्विटास के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी डिप में खरीदारी करे, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले और थोड़ा सा लंबा नजरिया रखे, अच्छा मुनाफा बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए इक्विटास और इक्विटास होल्डिंग में पूरा का पूरा एक्शन। इक्विटास के लिए ये बड़ी फायदे की बात होती हुई दिखेगी, जैसा कि एक्शन आपको नजर आ रहा है। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। नतीजों का सीजन है, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। फॉर ए चेंज लिस्ट में आज दिग्गज कंपनियों के नतीजे ज्यादा हैं और शुरुआत करते हैं उन सभी नतीजों के साथ जो अच्छे रिजल्ट्स हैं और शेयर बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं, अभी तक वैल्यूएशन ठीक है, रीजनेबल है। वरिंदर गुड मॉर्निंग, बताएं उनके बारे में। गुड मॉर्निंग सर। अच्छे नतीजे और वैल्यूएशन उतने एक्सपेंसिव नहीं है, तो बड़े नंबर्स मेरे ख्याल में 5-6 रिपोर्ट हुए थे सर कल। उसमें से सबसे अच्छा नंबर जो पर्सनली मुझे लगा वो डीएलएफ था सर। तो डीएलएफ का कारण एक ही है सर कि अपने को पता था कि Q1 में कोविड का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आप देखें तो लास्ट 3 क्वार्टर से जो इसका न्यू सेल्स है वो 1000 करोड़ के ऊपर जा रहा है एंड आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। तो 3 क्वार्टर से लगातार 1000 करोड़ के ऊपर सेल्स कर रहा है। इस बार जो एबिटा मार्जिन्स आए सर, ये 14 क्वार्टर हाई थे
इंपॉर्टेंटली जो डेट है ये 7 क्वार्टर्स लो था, और इनके जो नए नए लॉन्चेस हुए गुड़गांव में या कैमिलियाज जो इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें भी इनको अच्छा अट्रैक्शन मिला। नॉट ओनली डीएलएफ सर, अगर आप शोभा का कमेंट्री सुन लीजिए, प्रेस्टीज का जो दे गिव फर्स्ट क्वार्टर अपडेट एंड ऑल, तो हर कंपनी जो साउथ में है या फिर नॉर्थ में है, हम देख रहे हैं कि हमें रियल एस्टेट में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है जो मेरे ख्याल में 10-12 साल के बाद इतना अट्रैक्शन आ रहा है। तो डीएलएफ स्टैंड्स आउट फॉर मी। मिड कैप में सर जेएसएल लिमिटेड, ऑफ कोर्स दो चीजें सर, एक तो स्टॉक भाग चुका है ऑलरेडी लास्ट 3-4 दिन में, दूसरा ये एएसएम में आज आ चुका है, तो ये दो चीजें टेक्निकल हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बट इसके नंबर सर बहुत अच्छे आए थे। एक ही नंबर से सबसे जरूरी है इसका जो एबिटा पर टन है। एबिटा पर टन इस बार 24,500 के आसपास आया कंपेयर टू 20,000 जो इसने लास्ट क्वार्टर किया था। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी 21,000 के आसपास आएगा। और ये नंबर क्यों इतना जरूरी है सर कि जितना भी ये कैपेसिटी है इसका 1.1 मिलियन टन के आसपास जो कैपेसिटी है, आप उस पर सोचिए कि अभी 5,000 पर टन ज्यादा कमा रहा है, विच इज वेरी वेरी बिग। और इसका अभी कैपेसिटी डबल होने वाला है सर, अगले 2 या 3 साल में डबल होने वाला है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं आपको 1 मिलियन टन या 1.1 मिलियन टन पे दिख रहे हैं, अगर आप 2 मिलियन टन पे करेंगे तो ये नंबर्स बहुत बड़े हो जाएंगे। अभी भी करंट कैपेसिटी पे ये 6.5 टाइम्स ईवी एबिटा पे ट्रेड करता है, तो कोई बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। ऑफ कोर्स इन्होंने एक्सपेंशन अनाउंस कर दिया है और फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो गई थी। तीसरा स्टॉक सर, और मिड कैप आईटी आप भी बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी दिस टाइम हैज डन वेरी वेरी वेल। तो दो कंपनी है सर, केपीएडी टेक्नोलॉजीज और जेंसा टेक्नोलॉजीज। आई थिंक दे डिड वेरी वेरी वेल। अभी केपीएडी टेक्नोलॉजीज का गाइडेंस स्ट्रॉन्ग था सर, मार्जिन इनके 16-17% के आसपास आ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 4.5% आया, वो अच्छा था। ये एक कंपनी है सर जो मेरे ख्याल में हर क्वार्टर में देखा कि कैश बढ़ रहा है। 10 क्वार्टर से लगातार नेट कैश इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी भी ये कुछ 880 करोड़ के कैश में पड़ी है। 25 टाइम्स पे ट्रेड करता है स्टॉक FY23। आई थिंक मैंने ये स्टॉक डिस्कस किया हुआ है आपके चैनल पे VRS पे, तो इसलिए बोल सकता हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में रहना है और एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी कंपनी चाहिए, देयर इज नो तोड़ अपार्ट फ्रॉम केपीडी टेक्नोलॉजीज। जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, कौन खोला 4 बजे तो मालूम चलेगा। जेंसार सर, बहुत टाइम के बाद देखा हमने कि जेंसार का इतना अच्छा नंबर आया। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक लास्ट 6 साल से हाईएस्ट ऑर्गेनिक ग्रोथ आया, विच वाज 5.8% क्वार्टर। 3 क्वार्टर के बाद देखा हमने कि जो इनके क्लाइंट्स हैं, चाहे वो हाई टेक में हुए या टॉप 5 क्लाइंट्स हुए, दोनों में बढ़ोतरी हुई है, विच इज अ गुड थिंग। एबिट मार्जिन कमजोर थे सर, आप देख सकते हो कि एबिट मार्जिन अगर केपीआईटी के 17.5% है, इसके 14% है। इसमें सैलरी इंक्रीज हुआ तो वो था, तो 110 बेसिस पॉइंट क्वार्टर कम था, बट फिर भी स्ट्रीट से एक्सपेक्टेशन से अच्छा था। 21 टाइम पे ट्रेड करता है। आई विल एनी टाइम प्रेफर केपीआईटी ओवर जेंसा टेक। आज 9 बजे कौन कॉल है जेंसा टेक का। कोरोमंडल के नंबर्स आ चुके थे मार्केट आज में, तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा सर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन थोड़े वैल्यूएशंस रीजनेबल। लेकिन 3 बड़े दिग्गजों के रिजल्ट्स वरिंदर आपने रखे हैं उम्मीद के मुताबिक, एक्सिस बैंक, L&T, टाटा मोटर्स। विस्तार में बताएं इनके बारे में। बिल्कुल सर आई नो कि इसके रिजल्ट्स मार्केट आज में आ गए थे नवीन फ्लोरिन के, बट जस्ट बिकॉज की केमिकल स्पेस ऐसी हो रही है। लास्ट क्वार्टर में अपने बात किया था कि मार्जिन किस तरीके से कम हो रहे हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, और ये सस्ते स्टॉक्स नहीं है। नवीन 75 टाइम्स पे ट्रेड करता है सर। 75 टाइम्स से 28% से मार्जिन कम हो गए, 23% हो गया लास्ट 4 क्वार्टर में, तो उसका ध्यान रखिए। एनीवेज, फोकसिंग ऑन द बिगर नंबर्स जो आपने बोला, जैसे अभी एक्सिस बैंक का स्टोरी आई थिंक सिमिलर था सर, जिस तरीके से हमने दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का देखा। हमने देखा स्लिपेजेस ज्यादा थी, निम्स डिक्लाइन किया क्वार्टर जो HDFC बैंक के साथ हुआ था, तो स्लिपेजेस इसकी 6,500 करोड़ आया था। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4,000 करोड़ के आसपास आएगा, तो स्लिपेजेस बढ़ गई है इसकी। थोड़ा सा एसेट क्वालिटी में भी बढ़ोतरी हुई है कि खराब हुआ है, तो 3.85 वर्सेस 3.7 GNP आया। इसमें जरूरी नंबर होता है, आपको एडवांसेस देखने होते हैं, बट एडवांसेस क्वार्टर फ्लैट ही थे, तो कोई तोड़फोड़ नंबर नहीं आए थे। L&T सर, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, नंबर्स ठीक आए हैं, बट मैं एक ही चीज इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसके मार्जिन अपने को पता था Q1 बिकॉज इंफ्रा सेक्टर है, तो इंफ्रा सेक्टर में आपको ये डिलेज हुआ, लॉकडाउन है, एग्जीक्यूशन डिले होगा, उसके बावजूद भी 11% मार्जिन रखना, 10.8 11% मार्जिन रखना बहुत अच्छी बात है। सो इतना खराब नंबर नहीं आया, या ऐसा नहीं आया, तो इनलाइन है मेरे हिसाब से। ऑर्डर इनफ्लो फिर भी कमजोर था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30,000 से 35,000 करोड़ का आएगा, 26,500 करोड़ का आया, बट L&T ऑफ कोर्स हैज बीन द चीपेस्ट स्टॉक इन द इंफ्रा स्पेस, सो उसका बेनिफिट्स को मिलेगा। टाटा मोटर्स अगेन सबको मालूम था सर कि सेमीकंडक्टर इश्यूज हैं, उन्होंने पहले भी बोल दिया था, अभी भी ये बोले
कि हमारे जो सेमीकंडक्टर इश्यूज हैं अभी भी Q2 में भी रहेंगे, और अगर थोड़ा सा रिवाइवल देखेंगे तो सेकंड हाफ में रिवाइवल देखेंगे, तो स्टैंड लो नंबर्स इंप्रूव हो सकते हैं। बट अगर आप JLR का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो JLR सेकंड हाफ में ही होगा। अब मार्जिन स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी कंसोलिडेटेड बेस पे 9.5 से 10% आएगा, 8% मार्जिन आया, तो कोई बहुत अगेन ऑलमोस्ट इन लाइन विद एवरीवन न्यू कि हाँ भी टाटा मोटर्स किस तरीके से करेगा। बट एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रेपिटेटिव, अगर स्टैंड आउट मेरे लिए था सर, वो इस बार रियल एस्टेट हो रहा है, DLF जैसे मैंने बोला, कमोडिटीज हो रही है, स्टेनलेस स्टील में JSL था, और मिड कैप टेक्नोलॉजी KPIT वाज देयर। 3 कंपनीज बोलूंगा सर। वो तमाम रिजल्ट्स जिन पर आपको रखनी है नजर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरिंदर, रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए, ढेर सारे स्टॉक्स और हैं जो आज रहेंगे एक्शन में और उन्हीं पर किया जाए फोकस। वेदांता को लेकर कुछ खबरें आती हुई दिखिए। एक फेकोर पावर लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है। कल कंपनी के नतीजे भी आ चुके हैं, नतीजों के साथ साथ कुछ और घोषणाएं भी होती हुई दिखी। बड़े समय बाद वापस से 270 रुपये के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है स्टॉक। बंसल जी, जरा वेदांता के चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय। अनिल जी, 272 की कल की इसकी क्लोजिंग है। टेक्निकली पैटर्न बढ़िया है, और हम देखें तो जो पिछले 3 दिनों में गिरावट आ रही थी, एक क्रिटिकल लेवल 270 का इसने तोड़ा है। तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें। एक छोटा सा स्टॉप लॉस बैठता है, 268.5 का स्टॉप लॉस बैठता है, और यहाँ पे नजर रखनी चाहिए ऊपर में 275 के लेवल्स की नजर रखनी चाहिए। 275 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम विल कम इनटू एक्शन। 275 के ऊपर इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो फ्रेश ओवरवेट खरीदारी की राय होगी एज एंड व्हेन 275 के लेवल्स ऊपर में टूटे। ओके, तो ये है आपके लिए वेदांता पर नजर। खबर भी आती हुई दिख रही है, स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए दिखा है। कल नतीजों का भी थोड़ा रिएक्शन इस काउंटर पर आ रहा था। शर्मा साहब, नई लिस्टिंग जो हुई है बाजार में जोमैटो, इसको आप ट्रैक कर रहे हैं सर, या कोई राय? जब से लिस्टिंग हुई है दमदार एक्शन में रहा है। अब खबर आ रही है ग्रोफर्स में ये निवेश बढ़ाने की तैयारी में भी आते हुए दिख रहे हैं। UBS ने भी टारगेट 165 का दिया है। कैसे देखें सर इस कंपनी पर, और आपकी कोई राय इस पर? जी, सबसे पहले कि IPOs के अंदर जब तक उनको IPO को आए हुए 1 महीना नहीं हो जाता तो उस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक जिसकी वजह से आपकी किसी प्रकार का हेल्प हो सके व्यूअर्स का, उसकी दृष्टि से ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई IPO आता है तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या उस जैसा लिस्टेड एंटिटी कोई है, और वैसा लिस्टेड एंटिटी नहीं है तो फिर आपको औने कोने पे दामों पे भी ये चीजें खरीदनी पड़ती हैं। तो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई इनिशियली जो है वो दर्शाता है इन चीजों का, और नई चीजों की डिमांड है ही। तो हो सकता है जो करंट जो लोग अभी स्टॉक के पीछे दौड़ रहे हैं उनको थोड़ा फायदा भी मिले, लेकिन अंततः आप इसको स्टॉक को लेके नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसके जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ही परिपक्व हैं, और आपको कोई दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो उससे ऊंचे भाव पे बेचा जा सके। तो जब तक गाड़ी चलती है तो फिलहाल इतना कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस के जरिए अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करें और प्रोटेक्ट करें। ओके, तो ये है आपके लिए जोमैटो पर एक्शन। 3 दिनों में हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी बनी है। और अनिल जी, कल क्लोजिंग पर आपसे भी इस पर बात कर रहा था मैं सर, जो लिस्टिंग डे हाई था वो स्टॉक ने क्रॉस करा और उसके ऊपर बंद होते हुए दिखा। आज UBS 165 का टारगेट दे रहा है, ग्रोफर्स में ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। और सर जैसा शर्मा साहब कह रहे हैं, स्केर्सिटी प्रीमियम भी इसे मिलते हुए दिख रहा है इस समय। कैसे समझें इस समय जोमैटो को सर? दीप, कल अपनी बात हो ही रही थी। 150 रुपये का शॉर्ट टर्म टारगेट है, वो तो शायद आज कल में ही आपको आता हुआ नजर आए। उसके बाद 175 रुपये तक के आसपास के शॉर्ट टर्म टारगेट्स, मीडियम टर्म टारगेट आपको मिल सकते हैं। बेसिकली कल जिस तरह से क्लोजिंग हुई, शुरुआती जो कुछ भी सप्लाई थी जोमेटो में लिस्टिंग के वक्त, वो निकल चुकी है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे 76 रुपये का 135, 140, 130 जिन्हें अच्छा लगता था वो एग्जिट कर चुके हैं। अब ये सारे इन्वेस्टर्स जो नए जोमेटो में एंटर हुए हैं, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो 3-5 साल के लिए रखना चाहते हैं। तो मेरा ये समझना है डाउन साइड रिस्क कम है, अपसाइड पोटेंशियल है,
और इसीलिए हमने लिस्टिंग पर भी कहा था कि इसे आप बेचने की जल्दबाजी मत करिए, रखिए, लगाए तो, और नहीं लगा पाएँ तो लेने की भी कोशिश करिए। कल भी हमने कहा था कि लेने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि स्टॉक अगर वापस से कभी भी 125 से 130 की रेंज में आता है तो ये आपके लिए बाय बन जाएगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म टारगेट आपके 150 के आसपास के रख सकते हैं, और उसके बाद 170-75 के आसपास के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। तो अच्छे फंड्स आ रहे हैं, और आज वो जो यूबीएस की रिपोर्ट की भी बात सुबह आशीष कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी रिपोर्ट लिखी है। और अब ये सब कंपनियों में ना इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस और ये ग्रोथ जो आएगी इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्विजिशंस के जरिए, उस पर फोकस रखना चाहिए। फर्ज करें जैसे ग्रोफर्स में स्टेक खरीदने की बात चल रही है, अब तक तो पैसे भी आ गए, 8-9 हज़ार करोड़ रुपए कंपनी के पास आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है, इस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, खरीदना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है, नज़र रखिए इस पर। और काफ़ी सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं, जब से लिस्ट हुआ है कुछ ना कुछ एक्शन तो आप इस काउंटर में बनते हुए देख ही रहे हैं। तो जोमैटो, इस पर रखनी है नज़र रखनी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग पर भी। और किरण जी, जरा आप इस पर राय दें। गुड मॉर्निंग। सोसाइटी जनरल सॉकजेन ने यहाँ पर करीब 33 लाख शेयर्स बेचे हैं 290 के आसपास के भाव पर स्टॉक मोमेंटम में रहा है जब से बैन से बाहर निकला है। क्या व्यू है इंडिया बुल्स हाउसिंग के चार्ट पर, किरण जी? दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है 260 पे, और ये लगभग 1 महीने का कंसोलिडेशन है। उसका ब्रेकआउट कल देखने को मिला, पर शायद ऊपर लेवल से थोड़े से सेलिंग देखने को मिली। पर मेरा मानना है कि अभी भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आपका पोजिशनली स्टॉप लॉस 260 के आसपास रहना चाहिए। जब तक 260 का क्लोजिंग बेसिस पे हम इसके ऊपर रहे, तब तक मुझे लगता है कि 300 के ऊपर के लेवल्स कैजुअली देखने को मिलेंगे। 300 एक बहुत छोटा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा, पर इवेंचुअली अगले महीने के लिए मैं मानता हूं 325, 330 के लेवल्स आपको देखने को मिले पहले 1.5-2 हफ्ते में। ओके, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। देखते हैं किस तरह की चाल ये काउंटर आपको पकड़ते हुए दिखेगा। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर आपकी राय लेनी है, हमें लेनी है एक्सपर्ट्स की राय। हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग। स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च, इसके आए थे नतीजे, जरा चार्ट देखकर बताएं। नतीजे उतने खास नहीं रहे थे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। देखिए, स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद पिछले 2 दिन पहले एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जो स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से वो पॉजिटिव है। स्टॉक 200 वीक की मूविंग एवरेजेस के पास कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर गिरावट पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 251-252 रुपए के नियर टर्म सपोर्ट्स हैं। 242 के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। थोड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है स्टॉक 300 रुपए तक के लेवल्स आने वाले समय में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो 300 के पोटेंशियल है, बट नतीजे थोड़े कमजोर रहे थे। कल भी गिरकर क्लोज हुआ था। देखते हैं आज कैसी चाल रहेगी इस काउंटर की। एक और फार्मा काउंटर, कुणाल जी आप इस पर राय दें। जीएसके फार्मा, इसके नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। बताएं सर, जीएसके फार्मा के चार्ट क्या कहते हैं आपको? देखिए दीपांशु, चार्ट देखिए तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। धीमी गति से चलने वाला शेयर है, लेकिन इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखें, ट्रेडिंग ना करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो मुझे लगता है स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। मेरी इन स्तरों पर इसमें खरीदारी की राय। ओके, तो नजर रखिए। चार्ट तो बढ़िया है इस काउंटर की, बट देखते हैं आज नतीजों के बाद किस तरह का ये रिएक्शन आपको दे सकता है। इस बीच मेटल काउंटर्स के लिए कुछ खबर आती हुई दिख रही है। चीन स्टील के एक्सपोर्ट पर एडिशनल ड्यूटी लगाने जा रहा है। ये आपके लिए अभी अभी खबर आ रही है, ब्लूमबर्ग के हवाले से आती हुई दिख रही है फिलहाल खबर। तो नजर रखिए इस खबर के इम्पैक्ट पर और कैसा बाजार इस पर रिएक्शन आपको देता है। बट स्टील के एक्सपोर्ट पर चीन कुछ ड्यूटीज लगाते हुए दिख सकता है, ये आपके लिए इस समय खबर आती हुई दिख रही है। थोड़ा और डिटेल्स निकालेंगे इस खबर को और देखेंगे कि बाजार किस तरह से इन काउंटर्स पर रिएक्शन देता है। कल तो वैसे मेटल काउंटर्स के लिए अच्छा दिन आपको आते हुए दिखा था। देखते हैं इस खबर का इम्पैक्ट क्या आता है।